ऑप्टिकल फाइबर में हमने स्टडी किया था कि उसके अंदर एक मटेरियल था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, उसके ऊपर एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर हमने लगाई थी, दैट इज क्लैडिंग। डायग्राम भी बनाया था हमने, आपको याद होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, बहुत बड़े स्तर पर जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो है सबमरीन केबल्स। सबमरीन केबल्स क्या होती हैं? सबमरीन केबल्स ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हुए कुछ ऐसी कम्युनिकेशन केबल बनाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल इंटरनेट के लिए किया जाता है। इंटरनेट मतलब दुनिया के अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का जो जरिया है इंटरनेट, ये वायरलेस नहीं होता है, ये वायर के थ्रू होता है। और ये वायर्स जो होते हैं ये होती हैं सबमरीन केबल्स। अंदर यही ऑप्टिकल फाइबर होता है, बस उसके ऊपर बहुत बड़ी सेफ्टी रॉड लगा दी जाती है। पहले पतली पतली स्टील की रॉड लगाई जाती हैं, फिर एक लेयर होती है इंसुलेशन की, फिर मोटी मोटी लेयर लगाई जाती है, मोटी मोटी सरिया होती हैं, फिर इंसुलेशन की लेयर होती है, फिर और मोटी सरिया होती है, फिर इंसुलेशन की लेयर होती है। मतलब इस तरह से कई सारे टुकड़ों में तब अंदर जाके होता है, क्योंकि समुद्र के जो हमारा सी है उसके उसके बिल्कुल बॉटम पे पड़ी होती है। वहाँ तमाम तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स उससे टकराते रहते हैं, तो वो ये टूट ना जाए कहीं, ये केवल इसके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, समुद्र में जो है बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से मोस्टली चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ये तो तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे मान के चलो कोई ऐसी वेस्ट चीज़ पड़ी हुई है वो खराब हो जाए, कुछ नहीं है, ये तो काम करने वाली चीज़ें हैं, तो इसकी सुरक्षा ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए बहुत हैवी सेफ्टी के साथ इनको डाला जाता है। मसला हमारा सेफ्टी का नहीं, मसला हमारा ये है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है इसको समझना है। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल, TIR इसमें कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। डायमंड के बारे में लास्ट टाइम बात की थी, याद है? डायमंड की स्पार्कलिंग जो होती है, डायमंड शाइन नहीं करता है, डायमंड जो होता है वो उसके अंदर से रिफ्लेक्शन आते हैं। लाइट की रे अगर 24 डिग्री से, आपको मैंने बताया था कि जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होता है उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है। इस पर आएंगे अभी हम, आज इस टॉपिक को मैथमेटिकली समझेंगे। कल आपको मैंने बताया था कि जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होता है उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है, और जिसका क्रिटिकल एंगल जितना कम है इसका मतलब ये है कि छोटी सी भी लाइट रे अगर उसके अंदर जा रही है तो वो TIR करेगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आएगी, और वो मल्टीपल टाइम अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तब तक रिफ्लेक्ट होती रहेगी जब तक उसका एंगल 24 से कम का ना हो जाए। 24 मतलब डायमंड के लिए 24 से कम होगा तो ही निकल जाएगी बाहर, लेकिन 24 से बड़े एंगल पर अगर टकराती रहेगी तो वो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, जिसकी वजह से हल्का सा भी आप डायमंड को हल्का सा शिफ्ट करो तो बड़ी अलग ही झलक सी उसके अंदर से आती है, चमकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़े इससे हम। तो जैसा कि हमारी बात हुई अभी, आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट आर द 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। 2 कंडीशन थी नेसेसरी कंडीशन। पहली थी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन सभी को याद है? ठीक है, हमने एक बात इसमें स्टडी करी थी कि क्रिटिकल एंगल क्या है। Critical angle is that value of angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree। तो हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हमने क्या कहा था कि TIR के दौरान, वाह व्हाट एनर्जी, TIR के दौरान हमने स्टडी किया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, अगर IC के इक्वल है, तो ऐसे में R 90 डिग्री हो जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। क्रिटिकल एंगल के केस में, यानी अगर IC के इक्वल है तो ऐसे में R 90 के इक्वल हो जाता है। ठीक, मान लीजिए ऊपर एयर है या वैक्यूम है, और नीचे जो ये मीडियम है ये कोई ग्लास या कोई भी मीडियम है जिसके लिए हम TIR की बात कर रहे हैं, ये कोई दूसरा मीडियम है। तो मान लीजिए एयर के रेस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। फिलहाल मान लीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। मतलब एक तरह से देखा जाए क्या क्या चीजें दे रखी है, दे रखा है 1n2, इसकी वैल्यू n है,
एंगल आई इसकी वैल्यू IC है, एंगल R इसकी वैल्यू 90 डिग्री, सही है। अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं 1 and 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? भावना, स्नेल्स लॉ के हिसाब से, स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा आपने, 10th में स्टडी किया है। स्नेल्स लॉ होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसमें जो जो वैल्यू आपको पता है बस इसमें पुट करनी है, ठीक है। देखिए 1 and 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, n है। साइन आई की वैल्यू क्या है, अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन 90। क्या लिखा हमने, 1 and 2 लिखा है ना, ना 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 ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 1 and 2 कितना, अभी अभी फिलहाल इसको 1 and 2 रहने देना, ठीक है। 1 and 2 रहने देना, इसको जरा मैं चेंज करूंगा अभी, पूरा सवाल कर लेते हैं ना, फिर बात करूंगा आपसे। 1 and 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन 1 मतलब साइन आई सी। हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है, मतलब मीडियम जितना डेंसर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू उतनी कम आएगी। ये तो कहानी अलग आ रही है, ये तो बराबर में आ गए। कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कोई पता कर पाए? गड़बड़ी ये हुई है कि हमने TIR की कंडीशन का ध्यान नहीं रखा। क्या कंडीशन थी पहली वाली, पहली वाली कंडीशन क्या थी? क्या हमने इसमें यही किया है, हमने लाइट को कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में डाला है, हमने लाइट डाला है एयर से मीडियम। तो एयर से किसी मीडियम में डालेंगे तो उल्टा हो गया ना, रेयरर से डेंसर हो गया। कि करना क्या था, डेंसर से रेयर करना था। मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है 1 and 2 वाला जो लगाया हमने, ये कहानी अलग लग गई है। हमें यहाँ पर 1 and 2 वाला फॉर्मूला लगा के हमें ये दिखाना है कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। समझना बात, ठीक है। ऐसा संभव ही नहीं है कि ये कहानी बन सके हमारी। लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जाएगी तब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो 90 में चली जाए। फिर से सुने, लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो ये TIR की कंडीशन बन ही नहीं सकती है, क्योंकि TIR की जो पहली कंडीशन थी वो ये थी, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यानी कि ऊपर मीडियम होगा नीचे एयर होगा, ऐसा करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ने यहाँ पे माना है। अब जरा देखें यहाँ पर 1 and 2 ना लगकर, या 1 and 2 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 and 2 लगाया है, हाँ तो वो तो बाद की बात है। पहले हम इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब IC के इक्वल है, IC के इक्वल है तब की बात कर रहे हैं, उसके आगे तो बाद में आएगा। देखिए जरा 1 and 2 इक्वल टू आएगा साइन आई अपॉन साइन आर। 1 and 2 की जगह पर हम लगाएंगे, अब देखो 1 and 2 की वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं, ये तो फर्स्ट मीडियम का 1 and 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जबकि मुझे क्या पता है, मुझे तो पता है पहले मीडियम का, मुझे पता है N1 पता है मुझे, जबकि पूछा गया लगाया गया है आपने यहाँ पर 1 and 2। क्या मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या मैं इसे 1 अपॉन 1 and 2 कर सकता हूँ? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे एक टॉपिक पढ़ा था हमने बीच में, मैं इसे पूरे को एक बार दोबारा रिवाइज करूंगा, आपको देख लेगा पहले। मुझे 1 and 2 नहीं पता है, मुझे 1 and 2 नहीं पता है, मुझे 2 and 1 पता है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दूसरे के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन मुझे लगाना क्या है यहाँ पर, मुझे लगाना है 1 and 2 फॉर्मूला के हिसाब से। तो 1 and 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 and 1। हाँ ये वैल्यू मुझे पता है। अब देखें जरा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन n इक्वल टू साइन आई सी, दिख रहा है?
1/n इक्वल टू साइन आई सी, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन आई सी, या यूं कहिए n इक्वल टू हो जाएगा 1/sin आई सी। नाउ यू कैन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, सॉरी, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में आ रहे हैं, रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। मैथमेटिकली आपने यहाँ पे इस बात को प्रूफ किया है कि क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। एक बार पूरी कहानी को दोबारा से समझ लीजिए अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही तो स्टार्टिंग से देखें। पहले सबसे पहले हमने ये माना कि भाई अगर हमें TIR कराना है तो लाइट को मीडियम से एयर में भेजना होगा, ना कि एयर से मीडियम में। एयर से किसी दूसरे मीडियम में अगर भेजते हैं तो यहाँ पर TIR की पहली कंडीशन ही वायलेट हो जाएगी। TIR की पहली कंडीशन यही थी कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर में जाना है। तो हमने मान लिया कि पहला मीडियम कोई अदर मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम है, और दूसरा मीडियम हमारा मान लीजिए एयर है। एग्जाम्पल के लिए एयर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादातर केस में हमने एयर को लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। हमने मान लिया कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है और दूसरा तो एयर ही, इसका तो 1 होता है। ठीक है, हमने कहा कि मान के चलो लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन से हमने कहा साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन से किया। हम यहाँ TIR नहीं करा रहे हैं, हम TIR की कंडीशन पे विचार कर रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है। तो शुरुआत क्रिटिकल एंगल से करेंगे ना। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर IC है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू अगर IC है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। हमने इसको यहाँ लिख लिया कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n है, एंगल I की वैल्यू IC है, एंगल R की वैल्यू 90 है। अब हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ क्या था कि 1n2 इक्वल टू होता है साइन A अपॉन साइन R। 1n2 क्या हमें 1n2 पता है? हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पता है क्या? नहीं, हमें उल्टा पता है। हमें ये पता है साहब फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रेस्पेक्ट में कितना है, एयर के रेस्पेक्ट में मीडियम का कितना है वो पता है हमें, लेकिन मीडियम के रेस्पेक्ट में एयर का कितना ये नहीं पता। तो हमने कहा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साहब कि 1n2 इक्वल टू होता है 1/2n1। तो हमने इसकी जगह 1/n लगा दिया है इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। आगे आपको मालूम है, नोट डाउन। इसे कोर कहते हैं, कोर, CORE, कोर। जैसे अर्थ का कोर होता है इनर पार्ट, मतलब कुछ नया नाम नहीं है, नाम पुराना ही, बस बताना भूल गया था। इनर पार्ट को बोलते हैं कोर। उसके ऊपर जो लेयर लगाते हो आप लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, वो क्लैडिंग है। उसके ऊपर फिर बफर कोटिंग की जाती है सेफ्टी के लिए। बफर कोटिंग का कोई रोल नहीं है। एक सवाल पूछूं आपसे, TIR में हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बता चुका हूं उसको पहले ही। तो अगर TIR से रिफ्लेक्शन के जरिए सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो डायरेक्टली मिरर रिफ्लेक्शन से क्यों नहीं किया सर? मिरर वाले तरीके से, क्योंकि ये एक छिपा हुआ सच है कि लाइट रिफ्लेक्शन के समय पर लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसका कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब भी होता है। तो इसकी वजह से लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होते समय उसकी इंटेंसिटी कह सकते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। सिग्नल का कुछ ना कुछ पार्ट हर बार रिफ्लेक्शन के टाइम पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो जो डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो कंप्लीटली नहीं पहुँचेगा। TIR में सिग्नल अपना एक ही मीडियम में रहता है, टकराता भी नहीं किसी से, वहीं से वहीं पहले मुड़ जाता है, क्रॉस ही नहीं करता उसको। तो एब्जॉर्ब का तो मतलब ही नहीं कुछ। क्वेश्चन है देखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑप्टिकल बाउंड्री पर पहुंचा उससे पहले ही आप देखना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई है। टकराने का मतलब है कि एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ऑप्टिकल बाउंड्री को टच करता है और टच करके वहीं से वापस आ जाता है, इसे क्रॉस नहीं करता दरअसल। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखिए √3, बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √3, क्रिटिकल एंगल कितना होगा? बहुत आसान फॉर्मूला है,
आपको एन पता है, आईसी पूछा है, लगा लीजिए। ये एक काम कर रहा हूं मैं, वैल्यू ऐसी दे रहा हूं जो आपको आसान लगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एट विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1/2, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है, आईसी कितना होगा ये पूछा जा रहा है। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं साथ में, ठीक है। एक केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, एक केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से थोड़ा कम है, 2/3 है, या ऐसे ले लो 2/√3 है, और से कर ले सॉल्व करें प्रॉपर सभी बच्चे। 2 अलग अलग केस हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, और दूसरे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, तो बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। दोनों केस में ही फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला इधर वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। आप बताइए, पहले का 30, दूसरे का 60। सभी लोग का जब आंसर आए तो तब मुझे बताना, ठीक है। सभी का आंसर आ चुका है, पहले इतना बताएं। देखो n = 2 और n = 2/√3, कैन यू टेल मी इन दोनों में से कौन सा मीडियम ऐसा है जो रेयर है, कौन सा डेंसर है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर होता है। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये मीडियम डेंसर हुआ। और ये आपने कहा कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इसके लिए आएगी 30 डिग्री, इसके लिए आएगी 60 डिग्री। यू कैन सी रेयर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा आ रहा है, मतलब जो मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्रिटिकल एंगल कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। तो बताया था, स्टेटमेंट दिया था ने, एग्जाम्पल डायमंड का हमने लिया था। डायमंड बहुत ज्यादा डेंस सब्जेक्ट होता है, जितना ज्यादा डेंस है, जितना ज्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, उतना ही उसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। यही रीजन है कि डायमंड जो है बहुत जल्दी स्पार्कल करता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो हम कोर मटेरियल लेते हैं वो भी काफी डेंस लेते हैं। जितना ज्यादा डेंस लेंगे उतना ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जितना कम होगी इसका मतलब ऑलमोस्ट सारी लाइट हमारी TIR के अंतर्गत आ जाएंगी। क्रिटिकल एंगल 60 होने का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल 60 होने का मतलब ये है कि लाइट जो 60 डिग्री से ऊपर आएंगी, 60 से ऊपर आएंगी, केवल उन्हीं का TIR होगा। 60 से कम आएंगी उनका TIR नहीं होगा। तो ये तो गलत है ना, हमें तो इस वैल्यू को कम करना है। इसलिए हम मटेरियल को, अंदर वाला जो मटेरियल है कोर जो है उसको बहुत डेंस ले लेंगे। जितना डेंस लेंगे उतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। मान के चलो क्रिटिकल एंगल आ गया 20 डिग्री या 10 डिग्री आ गया। अब 10 डिग्री से ऊपर जितनी भी लाइट रे आएंगी वो सब TIR में जाएंगी, उससे कम वाली नहीं जाएंगी। तो वो तो बहुत कम ही होंगे, इसलिए 10 से कम आएंगी। या और डेंस लेंगे तो और कम हो जाएगा एंगल। समझ में आ रही सबको? जितना मटेरियल आप डेंस ले लेंगे, कोर मटेरियल को, अंदर वाले मटेरियल जितना ज्यादा डेंस लेंगे उतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल वैल्यू कम हो जाएगी, उतना ज्यादा आपके प्रॉपर सिग्नल ट्रांसफर होंगे आगे, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, और यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस मेकर फॉर्मूला को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा स्लो डाउन होंगे इस टॉपिक पर। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, बहुत सारे केस का जो डेरिवेशन वो एक जैसा ही है। हम किसी एक केस का डेरिवेशन करेंगे, बाकी के आप करना चाहें तो अपने हिसाब से बुक से कर लीजिए क्योंकि सबका जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है। हम एक केस को पढ़ेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए लाइट रे एक मिनट रुको जरा। हमारे पास एक सरफेस है जो स्फेरिकल है, ये दिखाया ना सरफेस, बाकी का हिस्सा पूरा स्फेरिकल नहीं दिखाया, सिर्फ इतना दिखा दिया। आप चाहो तो पूरा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे स्फेरिकल दिखाओ, इससे मतलब नहीं है, बस एक लाइट हमें एक स्फेरिकल सरफेस से
क्रॉस करानी है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, क्या फॉर्मूला बनता है, इस पर बात की जा रही है। मान लीजिए फिलहाल के लिए कि लाइट रे, ये कुछ पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है, इस मीडियम से आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n1 है, और जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n2। इस डेफिनेशन को इसी तरह से याद रखना है। कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, अभी फिलहाल के लिए दोनों बातें को सेम लगेंगी, आगे जाके जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला पहुंचेंगे वहां ये कंफ्यूज कर देती है। इसलिए जिस तरह से बता रहा हूँ ऐसे ही याद रखना है आपको कि जिस तरफ से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लीजिए n1, और जिस मीडियम में जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n2। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लाइट रे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। इसका यानी एक केस तो ये बन गया कि सरफेस हमने जो स्फेरिकल ली है वो कॉन्वेक्स ली है, और कॉन्वेक्स में भी लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है। एक केस बन जाएगा, एक इसी का उल्टा बन जाएगा कि डेंसर से रेयरर में जाएगी, ये भी मानते हुए करेंगे। एक कॉनकेव का बन जाएगा रेयरर से डेंसर, एक कॉनकेव का बन जाएगा डेंसर से रेयरर। तो टोटल 4 केस बन गए। हम 4 में से एक केस स्टडी कर ले रहे हैं खाली, सभी के डायग्राम में अंतर होगा बस, बाकी का कॉन्सेप्ट सबका सेम लगेगा। इसलिए इस अभी से इसी पे फोकस कीजिए, बाकी पे दिमाग नहीं लगाना है। हम इसमें मान ले रहे हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि छोटा ऑब्जेक्ट हमने लिया, लाइट रे हमने यहां से डाली मिरर के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट रे मिरर के ऊपर जब पड़ेगी जाके, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट ऑफ मिरर नहीं, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। इस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं एक लाइन इसके परपेंडिकुलर क्रॉस कराऊं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल उसके सेंटर से क्रॉस करता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले मिरर वाले केस में। यानी ये जो है ये सेंटर है, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जरा आप मुझे बताएंगे कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो बेंडिंग किधर होती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? डाउन ना मत याद रखो, डाउन से कंफ्यूज होगे। डाउन से तो याद रखो क्या रिजल्ट आना चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसको मुझे बेंड कराना है नॉर्मल की तरफ, तो मैं इसे बेंड करा के ऐसे आगे की तरफ दिखा दे रहा हूं। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हर बात का रीजन आपको स्टडी करना है कि आप इधर ही बेंड क्यों हुई। ये है इमेज वाला पॉइंट, मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिलेगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना किसी को? इतना सभी को क्लियर है ना? ठीक। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका है n2। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब कुछ एंगल अपने पास से मान लीजिए इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है डेट इज अल्फा। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, और ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है मान लीजिए गामा। कोई समस्या नहीं अभी तक? ठीक है, मैं जरा यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। लेट दिस पॉइंट इज m।
ठीक है, अब जरा देखें एक बार। ठीक, कुछ बातें जरा समझ लीजिए। सबसे पहले तो कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं बात करूंगा टेन अल्फा की। सो व्हाट इज टेन अल्फा? टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी चलो नाम रख लो, ये पॉइंट ओ हो गया, एम हो गया, सी हो गया, आई हो गया, ऊपर वाला पॉइंट नहीं लिया हमने, मान लो इसको एन मान लेते हैं। और कोई नाम रह गया इसके अलावा? सारे हो गए। अब नाम दिया तो डिस्टेंस भी लिख दो साथ साथ। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है माइनस यू, माइनस साइन क्यों आया मुझे इसको डिस्कस नहीं करना ना। लेफ्ट साइड में सबको याद होगा, ये डिस्टेंस रेडियस है आर, प्लस में ली जाएगी। ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है वी, प्लस में लिया जाएगा। कोई डाउट नहीं किसी का ना? डायग्राम सही से देख लो। देखो एक एक चीज का हम बना रहे हैं, अगर आप पूरे डायग्राम को एक साथ देखोगे तो मुंह से ही निकलेगा हॉ, ये क्या बना दिया। तो हॉ वाली कंडीशन ना निकले, इसलिए डायग्राम को एक एक स्टेप को समझ के चलिए अच्छे से। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था। डायग्राम को आपने सही से बनाया तो आराम से डेरिवेशन आपका अच्छे से हो जाता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से एक लाइट रे डाली, इसकी बेंडिंग हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ तक हमने नॉर्मल दिखा दिया, ये रहा। ठीक है, हमने सारे एंगल मान लिए साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, इंसिडेंट रे का एंगल मान लिया अल्फा है, रिफ्रैक्टेड मान लिया बीटा है, इसका मान लिया गामा। उल्टा सीधा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं कि यही सीक्वेंस लो, आप कुछ और भी ले सकते हो। हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब जरा इन तीनों एंगल की, एक्चुअली इन पांचों एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है और फिर बाद में रिलेट करेंगे। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए मैं साइन कॉस टेन कॉट सेक में कौन सा लगाऊं जो मुझे इजी पड़े? टेन, क्योंकि मुझे साइन कॉस लूंगा उसमें हाइपोटेन्यूज को करना पड़ेगा। अब हाइपोटेन्यूज निकालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए टेन को हम ले रहे हैं यहाँ पर। टेन क्या हो जाएगा? एन एम अपॉन ओ एम, एन एम, ये जो पॉइंट है इसको मैं पी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एम। ये पी पॉइंट और एम पॉइंट ना कोइंसाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पास पास, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं भेज रहे हैं, लाइट रे बहुत पास में है। डायग्राम में थोड़ा ऊंचा दिखाया है मैंने कि लाइट रे अगर बहुत पास में होगी, मान के चलो, मान लो यहाँ पर होती है लाइट रे, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट आसपास आते हैं ना, तो आपको डायग्राम साफ लगे, इसलिए मैंने इतना ऊपर दिखा दिया है। लाइट रे इतना ऊपर नहीं जा रही है, इनको हम बोलते हैं कि ये जो लाइट रे हैं ये कोएक्सियल है, बहुत ज़्यादा पास पास हैं, पैराक्सियल सोनल कोएक्सियल, इसके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। खैर देखिए, टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एन एम अपॉन ओ एम। क्यों? क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पक्की बात है ना? कितना आ जाएगा टेन अल्फा? एन एम की वैल्यू को मैं मान लीजिए एन एम ही लिख रहा हूँ, बाद में हटाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, बाद में हटाएंगे। अच्छा, टेन बीटा क्या आ जाएगा? सी टेन बीटा क्या आ जाएगा? बीटा एंगल ले रहा, बीटा के लिए पूरा ट्रायंगल देखो ये वाला, एन एम अपॉन एम आई, यहाँ लिखता हूँ मैं, टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा एन एम अपॉन एम आई। पक्की बात है ना? टेन गामा क्या आ जाएगा? एन एम अपॉन एम सी। देखिए अब जैसा आपने कहा साहब ये जो पॉइंट है ये दोनों पी और एम कॉन्साइड कर रहे हैं, तो मैं एम की जगह पर पी लगा सकता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ये हो जाएगा एन पी अपॉन ओ पी, ये क्या हो जाएगा? एन पी अपॉन पी आई, एन पी अपॉन पी सी। सही है? क्यों किया ऐसा? क्योंकि P और M पॉइंट बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, ऑलमोस्ट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने M और P की जगह पर इनको रिप्लेस कर लिया आपस में। ठीक है, चलिए ओके, अच्छी बात है। अब हमें I और R पे जरा विचार करना है। अल्फा बीटा गामा पे बात होगी, I और R पे विचार करना है। जरा स्टेप्स को ध्यान रखोगे ना तो बहुत आसान लगेंगी सारी चीजें। पहले हमने अल्फा बीटा गामा को कवर कर लिया, अब I और R पे विचार करेंगे जरा। ठीक है, देखिए I के केस में देखना जरा, क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल आई
इज इक्वल टू होगा अल्फा प्लस गामा। हाउ? इस ट्राइंगल में देखो जरा, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ एन सी। क्या इस ट्राइंगल में एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है? और सबको भूल जाओ, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। ये गामा है, ये अल्फा है, और ये आई है। ये कहानी देखो जरा, आई गामा अल्फा। तो क्या आई अल्फा प्लस गामा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? किससे किया आपने? किसने किया है पहले लिखोगे आप, इन ट्राइंगल ओ एन सी। किससे किया आपने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आए। अगर आप इधर उधर भटक गए, बातें करना चालू कर दिया आपने, तो मिस हो जाएगा टॉपिक। फर्स्ट टाइम आप इस टॉपिक को सही से कर रहे हो, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में जाके इसका सिर्फ हम लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसे यूज करेंगे बस। लेंस मेकर फॉर्मूला बड़ा हवन है, उसमें इसका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा खाली। आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आएगा, कोई समझता नहीं किसी को? ठीक है। ऐसे जरा आर निकालेंगे। आर के लिए कैसे निकालेंगे जरा? आर के लिए आर आ रहा है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में देखा जाए तो वाई है, सॉरी वाई नहीं, गामा है एक्सटीरियर एंगल। तो मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल एन सी आई। इस ओ एन सी को से लोगे आप? ओ एन सी किसका एक्सटीरियर है? ओ एन सी में तो हमने यही लिया ना, अल्फा गामा। हमें चाहिए आर, हमने आई तो निकाल लिया। मैंने कहा था पांचों एंगल के बारे में बात करनी है हमें। अल्फा बीटा गामा के बारे में बात हो चुकी है, अभी आई और आर के बारे में बात करनी है। तो आर किस में आ रहा है? एंगल आर किस में आ रहा है? एंगल आर उधर वाले में आ रहा है, लास्ट वाले में। तो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इन ट्राइंगल एन सी आई। क्या मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि यहां तक समझ में कैसे कैसे आ रहा है? कोई बीच में छूट तो नहीं गया, पीछे तो नहीं रह गया? ठीक है, ओके, वेरी गुड। एनसीआई, एनसीआई, इसमें जरा लगाओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं कह सकता हूं इसमें गामा इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर प्लस बीटा। किससे? सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। यहां से आर निकाल लीजिए, तो एंगल आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। सही है? सही है? इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5। एड्रेस करने के लिए तभी, ताकि आगे कहीं जरूरत पड़े तो हम एड्रेस कर सकें, इसलिए नाम डाल दिए। अब यहां तक अगर क्लियर है तो मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं। आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आप सभी ने पढ़ा है स्नेल्स लॉ। 1 and 2 इक्वल टू 1 and 2 equal to sin I upon sin I. What is 1 and 2? 1 and 2 is refractive index of medium 2. I am repeating refractive index of medium 2 with respect to medium 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to no I upon R. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर हम एंगल्स बहुत छोटे की बात करें, जैसा कि स्टार्टिंग से मैंने आपसे कहा कि ये अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, ये सब बहुत छोटे एंगल हैं, क्योंकि ये बहुत पास पास लिए जा रहे हैं। अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, ये सब बहुत छोटे एंगल हैं। और छोटे एंगल के लिए मैं आपको चाहे एक बार के लिए बाद में प्रूफ भी करके बता दूंगा, फिलहाल बस याद कर लीजिए कि स्मॉल एंगल के लिए थीटा की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट, या ऐसे मान के चलो टेन थीटा, साइन थीटा, इनकी जो वैल्यू होती है वो नियरली थीटा के इक्वल होती है। टेन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल आती है। ये शायद आपको याद हो तो 11th क्लास में वेव चैप्टर में हमने ऐसा किया था, नहीं ऑसिलेशन में किया था। ऑसिलेशन चैप्टर में मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि फॉर स्मॉल एंगल कैसे साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आती है। साइन थीटा का प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के नाम से चैप्टर हुआ करता था पहले सिलेबस में, अब नहीं होते, वहाँ ये सारी बातें बताई जाती थी। तो फिलहाल आप इसे जस्ट याद कर लीजिए। अगर आप में से किसी बच्चे को चाहिए तो मैं इसे प्रूफ करके बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में नहीं बता रहे इसको। हम क्या बात कर रहे हैं?
कि जब छोटे एंगल्स की बात होती है तो साइन आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर के बराबर हो जाएगा, टेन अल्फा के बराबर हो जाएगा, बीटा गामा के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे लगानी। आगे बढ़ सकते हैं इससे? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आपको आई और आर का फॉर्मूला मालूम है। आई कितना है? अल्फा प्लस गामा। आर कितना है? गामा माइनस बीटा। n1 इंटू पता है, सिर्फ वैल्यू लगानी है। अब डायग्राम से मतलब नहीं है हमें, अब सिर्फ यहां से सॉल्व करना रह गया है। मैं इससे आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को। n2 अपॉन n1 ऐसे रहेगा। आई की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस गामा। आर की वैल्यू क्या थी? गामा माइनस बीटा। अब क्या करना है, क्या लगता है क्या करें? इनकी वैल्यू लगा देंगे। अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही, गामा की वैल्यू ये रही। या चाहो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा गामा माइनस बीटा। इसको यहां कर लेना, ठीक है, इधर ले आइए जरा। n1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी, n1 के मल्टीप्लाई में आएगा अल्फा प्लस गामा, इसका इससे, और n2 के मल्टीप्लाई में आएगा गामा माइनस बीटा। अब लगा लीजिए वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग से निकाली थी। n1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? np अपॉन op प्लस np अपॉन pc n2 इंटू np अपॉन pc माइनस, क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? np कॉमन लीजिए, np कॉमन लीजिए और काट दिया, मान लीजिए n1 अपॉन क्या बचा? 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC। मैं एक एक बात को लिख रहा हूं, इसीलिए डेरिवेशन लंबा लग रहा है आपको, इतना बड़ा है नहीं। अगली बार इसको जब करें ना, तो 2 बार इसको कर लेंगे घर जाके अपने आप अच्छे से, तो अपने आप अच्छे शॉर्ट करना चालू कर देंगे, अपने आप से लाइन स्किप करना चालू कर देंगे। OP की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन माइनस यू प्लस PC R PI V। ठीक है, अब टोटली हम लोग कैलकुलेशन पे आ चुके हैं। मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, इट इज माइनस n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन r, n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। क्या करूं इसके आगे? r वाले टर्म को एक तरफ कर ले रहे हैं और u और v को एक तरफ ले आ रहे हैं। अगर मैं इसको उधर लेकर आऊंगा तो n2, वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलती की है। n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, नहीं सही है शायद, इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर। एक लाइन रह गई बस के बाद, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू, एल से मिले इनका, n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये है पूरा फाइनल एक फॉर्मूला जिसका हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा। लेंस मेकर फॉर्मूला में अच्छे से करेंगे इसका इस्तेमाल। आपने ये देखा, ध्यान देने वाली बात यह है कि n2 क्या है? n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट जा रही है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये मत कहना कि n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, n2 उस मीडियम का जिसमें इमेज बन रही है। ये इस केस में फिट हो रहा है, सारे केस में फिट नहीं होगा। आगे चल के ये डेफिनेशन खराब हो जाएगी। इसी को याद रखें, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उससे उसका रिफ्रैक्ट, इस फॉर्मूले में जो हमने लिया है, इस फॉर्मूले में n1 हमने वो लिया है जिस जहां से लाइट आ रही है, और n2 वो लिया है जिसमें लाइट जा रही है। आगे चल के कहानी बदल जाएगी। इस फॉर्मूले का याद रखना, नोट डाउन।